नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। संजीव अपने बाइक खड़ा करके और धड़ाधड़ ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने कमरे के अपने फ्लैट के पास आकर खड़े हो गए। सर्दी की टाइम थी, रात के करीब 10 बज रहा था। कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी। 9 बजे आते थे, लेकिन आज 10 बज चुका था। ताला खोलते हैं, कमरे का ताला खोलते हैं और इसके बाद रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी उनको एहसास होता है कि आज रूम के अंदर में कुछ खुशबू फैली हुई है। ऐसी खुशबू तो कभी आती नहीं थी। लाइट वाइट बंद करने के बाद देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ से उनके कमरे के अंदर में ये खुशबू महसूस हो रहा है। क्या हुआ आज विशेष इस कमरे में, क्या है? अकेले रहती थी, सारा कमरा ढूंढ लेती हैं, लेकिन वो सोर्स का पता नहीं लगता है जहाँ से वो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। एक तरह से संजीव हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने लाई तो नहीं है जिससे खुशबू फैल रही हो। ना तो उस कमरे में ऐसा कोई चीज़ उन्होंने आज तक लाया था। ये तो अलग ही समस्या थी। संजीव चारों तरफ देखने के बाद अपने बेड पर अब बैठ जाते हैं। मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। ये जो खुशबू है ना, उनको मन को बेचैन कर देती है। ये खुशबू को पहचानते थे, ये जानते थे कि ये लड़कियों के लिए अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इत्र है। और ये इत्र उनकी एक जो फ्रेंड थी, कुछ साल पहले ये लगाया करती थी। बड़ा बेचैन हो जाता है उनका मन। उसके जो यादें हैं ना, अब उनके मस्तिष्क में ताज़ा हो जाती है। जब वो मुंबई में रहा करते थे, और तब वही दोस्त जो लड़की थी, उनके साथ घूमती थी, फिरती थी, दोस्ती थी, प्यार थी, मोहब्बत था, सब कुछ था। लेकिन उस लड़की ने संजीव को धोखा दिया था। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अचानक वो लड़की गायब सी हो गई। लेकिन सब कुछ जानने के बाद में संजीव छुप करके उसके फ़ोन को सुन रहे थे। वो किसी लड़के से बात कर रही थी और वो बता रही थी कि देखो, कुछ दिन की बात है, जिस काम के लिए हम आए हैं अब वो जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं इससे कुछ पैसे मांगी हूँ और ये पैसा दे देगा और तब मैं इसका साथ छोड़ दूँगी। संजीव जब ये समझते हैं ना, अंदर ही अंदर उनकी आत्मा रोने लगती है। क्या ये लड़की उनसे दोस्ती सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनसे पैसे ऐंठ सके? हालांकि ये सब जानने के बाद भी उस लड़की पर जाहिर नहीं होने देती। आखिरकार वो लड़की पैसा मांगती है। वैसे तो पैसा बहुत दे चुके थे, जितना कमाई था करते थे, आधा से अधिक हिस्सा उसको दे देते थे। आज भी वो पैसे की डिमांड किया कि मुझे ज़रूरत है घर खर्च के लिए, मेरे परिवार में। जानते थे ऐसे ही बहाना करती थी। आखिरकार कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारा घर भी परिवार है, हमें भी अब उनका देखना पड़ता है। तो इस महीने कुछ पैसा ज़्यादा बचा नहीं, कुछ पैसा दे देते हैं और फिर वो लड़की खुश होकर के अब उनसे लिपट जाती है। लेकिन संजीव कहते हैं नहीं नहीं, आज रहने दो, जाओ अपने घर जाओ। उनका मन खट्टा हो जाता है। टेलीफोन पर जो बातचीत वो लड़की अकेले में कर रही थी, संजीव से छिप करके, संजीव अचानक उस जगह पर पहुंच गए, बालकनी में, जहां पर लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी और सब कुछ उनको समझ में आ चुका था। और तब वो लड़की बिल्कुल ऐसा ना संजीव जाहिर करने लगे, ना जाहिर किए थे, और ना लड़की को आशंका था कि संजीव ने उनकी बात सुने थे। और इसके बाद वो लड़की चली गई थी और फिर वो लड़की से रिश्ता तोड़ लिए थे। रिश्ता क्या, खुद नहीं तोड़े थे, लड़की ने अब उनके आसपास अब आती ही नहीं थी। उसका मतलब हल जो हो चुका था। जितना पैसा चाहिए अब संजीव से ले चुकी थी। उसका अलग ही बॉयफ्रेंड था। अब इसके बाद संजीव का मन जो था ना, बहुत इकट्ठा हो चुका था। मुंबई की नौकरी छोड़ करके और वो झारखंड, अपने ग्राम जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पहुँच जाते हैं जमशेदपुर में, जहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता है। उदास चेहरा देख करके उनके माँ बाप, भाई बहन सब पूछते हैं कि बात क्या है, तुम तो हंसमुख थे,
ऐसा तो तुम्हारे चेहरे पर कभी हमने देखा नहीं है, हमेशा हंसते रहते थे, तो आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों दिख रही है। संजीव अपने आप को संभालते हैं, कहते नहीं कोई कोई बात नहीं, काम का बोझ था। अब मैं सोचा चलो थोड़ा अपने गांव घूम लिया जाए, शहर घूम लिया जाए। तब उनका परिवार कहता है ठीक है, जितना दिन तुम्हें रहना है आराम से रहो, और हम भी तो तुम्हें याद करते थे, काफ़ी दिन हो गया तुम्हें देखे हुए, चलो अच्छा है तुम आ गए। कुछ महीना संजीव वहाँ गुजारते हैं। अब इसके बाद वो मुंबई नहीं जाते हैं, अपने यार दोस्तों से पता करते हैं नए जॉब के बारे में। फिर उनको एक जॉब बेंगलोर में मिलती है, बेंगलोर निकल जाते हैं, और इसके बाद वहाँ पर उनको सही नहीं लगता है। आप फिर अपने दोस्तों से कहते हैं कि नहीं, यहाँ का माहौल मुझे, इस कंपनी का माहौल अच्छा नहीं लगा, कोई दूसरी जॉब बताओ। तब उनका दोस्त हरियाणा का शहर अब बताता है कि वहाँ पर एक जॉब है, आज चले जाओ, नहीं तो वो जॉब भी निकल जाएगी। इसके बाद संजीव हरियाणा पहुँच जाते हैं, जॉब देखते हैं, जॉब उनको लग भी जाती है और पसंद भी आते हैं। इसके बाद एक फ्लैट लेते हैं और उस फ्लैट में रहने लगते हैं। आने जाने के लिए अब एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसी से अपने दफ्तर आया जाया करते थे। लेकिन उसकी दिल में जो उस लड़की का दिया हुआ जख्म था, उसको भूल नहीं पाते थे। लेकिन उस बात को लगभग अब 3 साल हो चुका था, और उसके बाद उस लड़की से उनका कोई संपर्क हुआ ही नहीं। ना तो उसने फ़ोन किया, हाँ कई बार अनजाने में अब उसका नंबर डायल हो जाता था, तब स्विच ऑफ का अब समस्या बताता था मोबाइल नेटवर्क, कि जो सिम है अभी बंद है या फ़ोन बंद है, ऐसा मैसेज सुनने को मिलता था। तब संजीव को लगा कि जैसे वो छलावा थी, अब एक फ्रेंड रहते हुए दूसरे फ्रेंड से दोस्ती करना, और हाँ हमारे पास तो सिर्फ पैसा अब ऐंठने के लिए आई थी। इसके बाद लड़की को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब यहाँ पर हरियाणा पहुँच करके उस लड़की को अब एक तरह से अपने दिल से निकाल चुके थे, लेकिन कोई दोस्त बना नहीं पाए थे। ऐसा लगने लगा कि फिर मैं कोई दोस्ती करूँगा और फिर ऐसे समस्या होगा। नहीं नहीं, उनका जो दिल था ना बहुत खट्टा हो चुका था। वो पहली जो प्यार था और उसके साथ में उनका जो व्यवहार हुआ, सब कुछ लूटने पिटने के बाद में अब एक तरह से संभल गए थे कि नहीं, अब मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं करूँगा। हालांकि उनके परिवार का दबाव था कि देखो तुम शादी की उम्र के लायक हो चुके हो, कहो तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखें। लेकिन संजीव कहने लगे कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा दिन रुकिए और मुझे अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ा होने दीजिए, और तब मैं आपको खुद ही बोल दूँगा। उस रात अपने बाइक लेके आते हैं, सर्दी की रात थी, बाइक पार्किंग करते हैं, और इसके बाद अपने सीढ़ी चढ़ते हुए कमरे के अंदर आते हैं, ताला खोलते हैं, और इसके बाद वो खुशबू कमरे के अंदर में अब ऐसा उनको महसूस होता है, बिल्कुल वही खुशबू था जो लड़की इत्र लगाया करती थी। वो खास किस्म का इत्र था, महंगा था, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब इसके बाद उस लड़की की यादें मन में ताज़ा हो गई थी। कहाँ है वो? ज़रूर अपने अपने उसी दोस्त के साथ में होगी। बेचैन हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था। मन को शांत करते हैं और फिर अपने बिस्तर पर लेटते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। उसी लड़की के जख्म दिया हुआ था जो कभी कभी वो दारू का सेवन भी करते थे, रात में जब नींद नहीं आती थी। फिर उठते हैं, किचन से पानी वगैरह फ्रिज से लाते हैं, और इसके बाद घर में पड़ी हुई बोतल को अब इस्तेमाल करने लगते हैं, दारू पीते हैं। तब जाकर के उनको लगता है कि हाँ अब मैं सो सकता हूँ। अपने बिस्तर पर सो जाते हैं और गहरी नींद भी लग जाती है, और तब उनको एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। नशे में थे, उनको लगा कि नहीं, मेरा कमरा बंद है, खिड़की बंद है, कौन आ सकता है, कोई नहीं, सपना होगा, सपने में सब कुछ चल रहा है, एहसास हो रहा है। लेकिन उनको जो सपना था ना, असलियत की तरह लग रहा था कि ऐसे ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कोई दरवाजे से अंदर आता है और फिर उनके बिस्तर के पास आकर के बैठ जाता है, उनको नाम लेके पुकारता है, संजीव संजीव मैं आ गई हूँ, संजीव संजीव मैं आ गई हूँ, क्या आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? संजीव को लग रहा था ना कि सब कुछ सपने में चल रहा है। ये तो वही लड़की थी जो मुंबई में उनकी दोस्त थी,
जो उनके साथ में अब गलत किया था, पैसा ऐंठने के लिए अब दोस्त बनाई थी। उनको लगा कि ये सब दिमाग में सब बैठा हुआ है और वही सब चीज़ें चल रही है। ये हकीकत नहीं हो सकती। नशे में थे, कई बार आँख खोल करके देखने की कोशिश किया, लेकिन अब आँख खुल नहीं रही थी नशे की वजह से। कुछ दिखाई भी देता था तो लगता था कि सब धुंधला धुंधला उनको नज़र आता था। अब इसके बाद फिर वो सो चुके थे। सुबह जब उठते हैं ना तो अपने आप को फ्रेश पाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। कमरे में कोई सुगंध भी नहीं था। अपने बिस्तर पर देखते हैं, ऐसा कुछ निशान भी नहीं था कि जैसे उनके कमरे में आकर के कोई लेटा हुआ हो। बाथरूम में अब देखते हैं कोई था ही नहीं, तो नज़र कहाँ से आएगा। इसके बाद वो फ्रेश होने के बाद ऑफिस पहुँचते हैं। फिर वही अगले रात में भी ऐसे ही उनके साथ में होता है। जब वो अपनी बाइक पार्किंग करते हैं, इसके बाद ऊपरी मंजिल पर आते हैं, अपना फ्लैट का ताला खोलते हैं। अंदर आने के बाद में भीनी भीनी खुशबू का एहसास होता है। आप फिर बेचैन हो जाते हैं उस लड़की की याद में। ये तो सेंट वही लगाती थी, खुशबू यही लगाती थी। और इसके बाद उनको नींद नहीं आता था, तो 2-3 पैग अब कुछ पीने भी लगे थे। रोज़ उस लड़की को याद सताने लगती थी। आखिरकार प्रेम किए थे ना, उस लड़की ने धोखा दिया, संजीव ने धोखा नहीं दिया था। मन में अभी भी एक तरह से उनका किसी कोने में प्रेम छुपा हुआ था, और तभी तो ये उनके साथ में ऐसा होता था। खैर, हफ्ता दिन ऐसे ही गुजर गया था। ये बात अपने साथियों तक किसी से नहीं बताते थे। उनके साथी पूछते थे कि तेरे चेहरे पर थकान दिखाई दे रहा है, क्या रात में सोता नहीं है संजीव? तब कहते कि नहीं नहीं, मैं तो सोता हूँ। लेकिन कितने दिन तक छिपाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब पूरा हफ्ता निकल जाता है, तब उनके यार दोस्त कैंटीन में बैठे होते हैं दोपहर के टाइम में। अब पूछते हैं कि संजीव, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तू बहुत थका थका दिखाई दे रहा है। तेरे चेहरे का जो लालीपन है ना, गायब होता जा रहा है। पीलापन तेरा अब चेहरे पर आ रहा है। बात क्या है? बात क्या है दोस्त? संजीव कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाना भी सही खाता हूँ, सोता भी हूँ। अपनी तरह से पूरा बात अपने दोस्तों को बता रहे थे, लेकिन दोस्त यकीन नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि देख, अब तेरा शरीर जो है ना थका हुआ दिखाई दे रहा, तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपना चेकअप करा। अब इसके बाद संजीव कहते हैं कि ठीक है, मैं चेकअप करा लूँगा। अब वाकई में जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से अब एक तरह से चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर ब्लड चेकअप करता है। अब बोलता है कि 1 दिन के बाद में आकर के अब चेकअप का रिपोर्ट आ जाएगा, अब फिर मैं बताऊंगा। अगले दिन तो नहीं जा पाते हैं, काम में बिजी रहते हैं। 1 हफ्ता के बाद जब छुट्टी होती है, तब जा कर के वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जाने के बाद में रिपोर्ट सब डॉक्टर देखता है, कहता है कि सब कुछ तो सही है, ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर है ही नहीं। तब संजीव कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तब मेरा चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? मैं अच्छा खाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो एक इंसान के लिए अब सेहतमंद हो, तो मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है? डॉक्टर कहने लगे कि थकान की वजह से, या तो रात में आप अच्छी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हो, नींद लेने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, अब हरी सब्जियाँ खाया करो, जो भी डॉक्टर बताते हैं वो बताएं। इसके बाद वो अब फिर आ जाते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला था ना, कमरे में जब भी रात को आते थे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, वही सिलसिला शुरू होता था। आखिरकार 15-20 दिन जब हो जाता है, और वो जो लड़की सपने में आती थी, उनको लगता था कि उनकी वही फ्रेंड है, वही खुशबू, सब कुछ वही, बोलने का अंदाज, सब कुछ, लेकिन लगता नहीं था कि असल में है। सपने की दुनिया में अब वो एक तरह से खो जाते थे, ये सपने में सब हो रहा है। उसके साथ हम बिस्तर होना सपने के अंदर में ही। एक तरह से अब जब लंच में अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, तो उनको जो दोस्त थे वो एक तरह से निगाह रखे हुए थे कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा चेहरे पर। अब शरीर देखते थे, तब लोगों को लगा कि नहीं, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पहले से चेहरा और डाउन हो चुका है। जो लालिमा थी चेहरे की वो निकल चुकी थी, उसकी जगह पर पीलापन लिए हुए था, जैसे ज्वाइंटिस पकड़ लिया। लेकिन संजीव कहते हैं कि मैंने तो सारा चेकअप करा लिया है, ऐसी कोई चीज़, ऐसी बीमारी मेरे शरीर के अंदर में नहीं है। तब दोस्तों का
अब एक तरह से माथा ठनकने लगा कि कहीं तुम अब ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर रहे हो क्या। तब संजीव कहते कि हाँ दोस्त। इसके बाद वो सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, जो भी उनके साथ में सपने आते थे, जो वो महसूस करते थे, अपने दोस्तों के सामने रख देते हैं। कहते हैं कि देश पूरी कहानी बता देते हैं अपनी प्रेमिका का, जो मुंबई में उनके साथ में हुआ था, और सब कुछ जो उनके साथ में घटा था अपने दोस्तों के सामने रख देते हैं। जब दोस्त सुनते हैं ना तो चौंक जाते हैं, ये कब से हो रहा है। तब वो बताते हैं और तारीख बताते हैं कि मैं उसी दिन से जब रात में गया था, इसके बाद जब मैं ताला खोलता हूँ तब वही खुशबू हमारे घर के अंदर में फैली हुई थी, जैसे मेरी प्रेमिका खुशबू का इस्तेमाल करती थी। उसमें एक जो दोस्त था ना, और भी दोस्त थे लेकिन ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रखते थे, और उनका जो नज़दीकी मित्र था वो संजीव के प्रति एक तरह से वफादार भी था। अब एक तरह से वो अब उनका चिंता भी करता था, क्योंकि संजीव जो थे अब झारखंड से इतनी दूर आए थे जॉब के लिए, तो थोड़ा अब आसपास का रहने वाला था वो भी, तो एक तरह से अब गहरी मित्रता थी। तब वो कहने लगा कि संजीव, मेरी बात सुन करके तू मानेगा तो नहीं। संजीव कहने लगे हाँ हाँ दोस्त मानूंगा, बताओ। तब कहने लगा कि दोस्त, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि किसी झाड़ फूक वाले के पास चलते हैं, तुम्हारा इलाज वहाँ हो सकता है। जिस तरह से तुम बताए हो ना, मुझे तो अब शक हो चुका है, थोड़ा बहुत नहीं 100%। कहीं वो तुम्हारी प्रेमिका मर ना गई हो, अब मरने के बाद में प्रेतात्मा तो नहीं बन गई है, अब फिर तुम्हारे पास में आ रही हो जैसे तुम बता रहे हो। संजीव उसकी बात सुनकर के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि दोस्त, किस युग में जी रहा है, ये देख रहा है कौन सा सदी है, हमारा देश और देश देख कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तू आज भी भूत प्रेत के अपचक्रों में फंसा हुआ है। अरे तू भी तो पढ़ा लिखा है, तूने कभी भूत प्रेत को देखा है। तब उनका दोस्त समझाने लगा कि हाँ मैंने देखा है दोस्त, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी अब झाड़ फूक वाले की ज़रूरत है। जिस तरह से तुम बता रहे हो ना, मुझे तो 100% शक है कि वो जो तुम्हारी प्रेमिका थी उसकी मौत हो चुका है, और वो प्रेत आत्मा बन करके तुम्हारे पास आ रही है। उसको कोई ठिकाना नहीं मिला, तुम्हारे दिल में उसके प्रति अभी भी थोड़ा बहुत प्यार बाकी है, और वो जानती है इस चीज़ को कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, और इसी आकर्षण में फंस करके वो तुम्हारे पास तक पहुंच गई है। तुम्हें एहसास होता है ना कि लड़की कोई आई है सपने में और तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो रही है। तब संजीव कह रहे कि हाँ ऐसा मेरे साथ में होता है। तब उनका दोस्त कहने लगा कि हमें देरी नहीं करना चाहिए, मैं एक झाड़ फूक वाले को जानता हूँ, कल तुम अब छुट्टी करो, अब मेरे साथ में चलो, मैं भी कल छुट्टी कर रहा हूँ। संजीव फिर उसको मनाने की कोशिश करते हैं, अरे छोड़ो ना यार, अरे मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, जो तुम बातें कर रहे हो ना मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। तब उनका दोस्त नाराज़ हो जाता है, कहता है कि देखो संजीव, मेरे से अगर दोस्ती रखनी है तो ये तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो आज के बाद हमारी तुम्हारी निभेगी नहीं। दोस्त उनको अब एक तरह से ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है कि आज से मेरी दोस्ती खत्म। संजीव एकदम हंसने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता। अब एक तरह से मनाने की कोशिश करते हैं संजीव, लेकिन दोस्त कहता है कि मैं उसी शर्त में मानूंगा जब तुम मेरे साथ में चलेगा। मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ कि तू पढ़ा लिखा इंसान है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर विश्वास करता हूँ। मेरे साथ मैंने खुद भुगता हुआ इस चीज़ को, अपने बारे में कुछ बताता नहीं हूँ। संजीव पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। तब कहते हैं कि कभी फुर्सत मिलेगी तब मैं बताऊँगा, पहले तुम्हारा अब एक केस देखना ज़रूरी है, कल तुम छुट्टी करो। ना चाहते हुए संजीव को उसकी बात को मानना पड़ा। वो जाना नहीं चाहते थे, ना छुट्टी करना चाहते थे, लेकिन छुट्टी करनी पड़ी। अगले दिन वही दोस्त अपनी बाइक लेकर के संजीव के पास फ्लैट पर आता है। वहाँ पर चारों तरफ देखता है, और तब वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं झाड़ फूक वाले बाबा के पास में। उनको ले करके बाइक पर बिठा करके और फिर झाड़ फूक वाले के पास पहुँचता है। आप पूरी कहानी बताता है कि रात में इसको ऐसे ऐसे
कमरे के अंदर में खुशबू में महसूस होता है। अब फिर ये दारू वारू पीता है। अब फिर सो जाता है। सपने में इसको एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका उसका नाम लेके आवाज़ देती है और फिर उसके बिस्तर पर हम बिस्तर भी होती है। बाबा साहब उसकी बात सुनते हैं और फिर झाड़ फूक अपना करने लगते हैं। अब बाबा भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ। अब मैं ये बता नहीं सकता है कि वो प्रेमिका है या कोई और है, लेकिन है एक शक्ति इसके आसपास में मंडरा रही है, अभी भी है, इसके आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है। जब ये संजीव अब ये सब बात को समझने की कोशिश करते हैं तो अभी भी उनको विश्वास नहीं होता है। मन ही मन हंसते रहते हैं कि चलो आज तो दिखा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी, कल से कौन इनके पास में आएगा, मेरे दोस्त का दिल भी नहीं दुखेगा, नाराज भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। यही अपने मन में सोच के आए थे। लेकिन जब वो महात्मा जो मैंने महात्मा नहीं जो तांत्रिक बाबा थे, वो कहते हैं कि ये शक्ति जो है ना अभी भी यहीं पर आस पास में है, हमेशा साथ में रहती है, इससे खतरा भी हो सकता है। जब ये सब उनका दोस्त सुनते हैं तब कहते हैं कि बाबा अब उसको भगाइए, उस शक्ति जो मेरे दोस्त के आसपास में मंडरा रही है और रात में आती है, उसके साथ सोती है, तो कुछ भी कर सकती है। और तब उनके दोस्त जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे हाँ खतरा तो है, लेकिन इसका जो काम है विधि है थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे भी इसमें ज़्यादा खर्च होंगे। उनका दोस्त कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, आप विधि विधान से आप जो भी करना है कीजिए। और तब तांत्रिक बाबा सलाह देते हैं कि फलाने दिन क्या हो। और इसके बाद अपना दोस्त के साथ बाइक पर खुश होकर के अब चल देते हैं कि चलो आज काम ख़त्म हो गया, अब दोबारा मैं तो आऊँगा ही नहीं। लेकिन दोस्त फ्लैट पर पहुँचने के बाद में, अब उन्हीं के फ्लैट में पहुँचने के बाद में अब कहता है कि देखो मेरे साथ में एक ऐसी घटना घटी थी, मैं भी किसी का शिकार बन गया था। मैं रात को जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना तब की ये बात है, तुम शायद बेंगलोर में या मुंबई में रहते थे तब की बात है। अब मैं अपने बाइक से अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक लड़की हेल्प मांग रही थी, सड़क पर गिरी हुई थी, शायद एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, किसी ने अब टक्कर मार दिया था। अब एक तरह से दया दृष्टि उठाते हुए मैं बाइक रोकता हूँ और तब उसको अपने बाइक पर बिठाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा। अब मैं चल भी देता हूँ और तब अचानक वो लड़की कहती है कि बाइक रोको, बाइक रोको, मुझे दर्द हो रहा है। बाइक रोकता हूँ, सुनसान जगह थी, रात का वक्त था, एक पेड़ के पास में। बाइक रोकते ही जो लड़की दर्द से व्याकुल थी ना और जो जख्मी थी, अचानक अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही है। मेरा हाथ पकड़ करके और वो पेड़ों के पीछे खींच रही थी। मैं अब समझ चुका था कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। मैं उसे अपना जान बचाना चाहता था। मैं जानता था कि मैं उस पेड़ के पास अंधेरे में गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा या मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। मैं चिल्लाने लगा। संजोग से एक ऑटो रिक्शा वाला अब आ रहा था। मेरी चिल्लाहट को सुन करके रोक दिया और तब वो लड़की मेरी हाथ छोड़ करके अंधेरे में भाग गई थी। और तब ऑटो वाले ने बताया कि इस रोड पर एक आत्मा घूमती रहती है, ऐसे ही स्वांग रचती है कि उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया है, घायल है। अच्छा हुआ कि मैं इस वक्त में आ गया, नहीं तो शायद तुम्हारे साथ में कुछ हो सकता था, खेला हो सकता था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, ना जाने कुछ और भी हो सकता था। और तब मैं उस लड़की से निजात पाया था। और देखो मैं तुमको अब ऐसे हल्के में नहीं ले सकता हूँ। जो बाबा ने कहा है और इसके बाद सब कुछ हमें करना है। लेकिन जो संजीव थे ना अभी भी सीरियस नहीं थे। वो कहने लगे छोड़ न यार, अगर मेरे आसपास में कोई प्रेतात्मा होती तो आज अभी भी यही होगी। अब उनका दोस्त कहने लगा हाँ, वो बाबा ने कहा है तेरे पास में हमेशा वो मंडराती रहती है, अभी भी तेरे पास में होगी। हाँ, हमें इन चीज़ों को एक तरह से सीरियस लेना चाहिए। देख तेरे साथ में अभी तक ऐसा खेल हो रहा है, क्या पता उस आत्मा के मन में क्या चल रहा हो, कहीं तेरे को मारने का प्लान कर लिया और तब क्या होगा। अब एक तरह से जो उनका दोस्त थे ना संजीव को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजीव इस मामले में सीरियस थे ही नहीं, भूत प्रेत को मानते नहीं थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि कब इससे पीछा छूटेगा, कब मेरा दोस्त इस घर से जाएगा। लेकिन दोस्त जाने का नाम नहीं ले रहा।
शाम हो जाती है। हाँ, तब कहता है कि निकाल बोतल, अब थोड़ा इंजॉयमेंट कर लेते हैं। दोनों दोस्त बैठ जाते हैं, खाना पीना शुरू हो जाता है। और दोस्त को एहसास होता है, जो उनका जो दोस्त होता है ना, उसको एहसास होता है कि जैसे संजीव बोल रहा था ना, वैसे ही खुशबू यहाँ पर फैली हुई है। अचानक आ गई है, पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, शाम ढलती है और वो खुशबू कमरे में फैल जाती है। संजीव का दोस्त देख करके अब वो खुशबू सूंघ करके और वो डर जाता है और कहता है कि दोस्त, ये काम कर, मेरे घर पर चल, मुझे खतरे का आभास हो रहा है, मैं समझ चुका हूँ, वो खुशबू मुझे भी महसूस हो रहा है। और तब उनका दोस्त कहता है कि हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। लेकिन उनका दोस्त जो है ना, थोड़ा एक तरह से वो डर जाता है। संजीव डरे नहीं रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा खुशबू तो आता रहता है, अरे अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करता होगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो मैं रोज़ रात का महसूस करता हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और तब उनका दोस्त कहता है कि नहीं दोस्त, चल तू मेरे कमरे पे चल। संजीव मना करते हैं, लेकिन दोस्त अड़ जाता है, कहता है कि नहीं, चलना ही पड़ेगा, आज मेरे साथ मेरा, वहीं पर हम खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे, आज सुबह तो अपने कमरे में आती हो। इसके बाद संजीव उसका कहना भी मान लेते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर खाना पीना चलता है, लेकिन वहाँ पर ये खुशबू आती नहीं है। दोनों दोस्त खा पी करके और अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह अब उनको काम पे भी जाना है, तैयारी भी करनी है। अब संजीव तो सो चुके थे, लेकिन उनका दोस्त था ना, वो थोड़ा कम पिए था, ज़्यादा पीता होता नहीं था। अब उसको नींद नहीं आ रही थी। यही सब घटनाक्रम को वो सोच रहा था कि आखिर क्या वही प्रेत आत्मा है जो संजीव से प्यार करती थी, क्या कोई और है। इस तरह उनका दिमाग उलझा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। अब सोच रहे थे कि अपने दोस्त को ले जा कर के बाबा से जो झाड़ फूक हो जाए, इसके बाद तब उनको शांति मिलेगी। यही सब सोच रहे थे, दोस्त के प्रति उनका इतना प्यार था। लेकिन संजीव इन चीज़ों से बेखबर होकर के आराम से खर्राटे भर रहे थे। अचानक कमरे की लाइट है ना, झिलमिल झिलमिल करने लगती, फ्लिकरिंग करने लगती है। तब उनके दोस्त, जो संजीव के दोस्त थे ना, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए कि कभी कभी ऐसा होता भी था, कोई लूज पॉइंट होता था या बिजली का बाहर से खराबी होती थी, तब ऐसा होता था। लेकिन जब बार बार बिजली आने लगी, जाने लगी, संजीव का जो दोस्त थे, अब वो एक तरह से सतर्क होकर बैठ गए कि मामला क्या है, ये बार बार बिजली आ रही है जा रही है, इतना तो पहले कभी नहीं होता था जितना आज हो रहा है, तो बात क्या है। अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, संजीव खराटे भर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। अब यहाँ पर कोई था ही नहीं, ना वो खुशबू का एहसास हो रहा है, मतलब सब कुछ शांत था, बस बिजली का बल्ब का अब वही खेल चल रहा था। तब कहने लगे, मन में सोचने लगे उनके दोस्त कि चलो अब रात को हम आप कहाँ जाएंगे, सुबह जाकर कंप्लेंट कर देंगे, अब बिजली वाले आकर सही कर देंगे। अपने बिस्तर पर सो जाते। तब तक बिजली कई बार आई कई बार गई, फ्लिकरिंग उनका जो बल्ब लगे हुए थे वो कर भी रहे थे। अब नशे में थे, थोड़ा सा हल्का फुल्का सुरूर था, नींद आ जाती है। अचानक वही खुशबू अब कमरे के अंदर में फैल जाती है, जो खुशबू का एहसास संजीव के कमरे में किए थे। जैसे उनको नाकों में वो खुशबू पहुंचती है ना, संजीव की आंख खुल जाती है और जो देखते हैं ना, तो एकदम चीखे मारने शुरू कर देते हैं। दरवाजे के पास में दरवाज़ा बंद पड़ा है, अंदर से सिटकनी लगी हुई है, लेकिन सिटकनी बंद होती हुई, दरवाजे बंद होते हुए भी वही प्रेतात्मा लड़की। अब एक तरह से पहचानते तो नहीं थे, लेकिन जैसा हुलिया बताए थे संजीव कैसी थी मेरी प्रेम का, सेम वैसे के वैसे कपड़े में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसके जिस्म से वो खुशबू उठ रहा था। जब संजीव देख लिए कि हाँ प्रेतात्मा अंदर आ गई, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और फिर संजीव का नींद खुल जाता है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। आज जब वो भी देखते हैं तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। दोनों दोस्त चीखने लगते हैं। प्रेतात्मा कुछ देर तक इधर उधर देखती है और फिर एक तरह से गायब हो जाती है। दोनों दोस्त रात भर सो नहीं पाते, डर के मारे एक साथ एक जगह पर बैठे हुए और डरे हुए, हाथ पैर कांप रहे हैं। अब संजीव का दोस्त कह रहा था कि देखा ना, मैं कहा था ना
वही लड़की है, तेरी प्रेमिका है, वो मर चुकी है। देख, मरने के बाद भी अब तेरे को यहाँ तक ढूंढ करके आ गई। तू कहता था कि प्रेतात्मा नहीं होता, आज देख लिया ना। दोनों दोस्त रात भर सही ढंग से अब बैठ भी नहीं पाते, डरे हुए हालत में होते, लेकिन रात में जाए तो कहाँ जाए। सुबह होते ही उस बाबा के पास भागते हैं, जाके पूरी कहानी बताते हैं। तब बाबा कहते हैं कि मैं सब कुछ इंतज़ाम कर लिया हूँ, अब मैं तुम्हें खबर करने वाला था, चलो तुम आ ही गए हो। अब इसके बाद झाड़ फूक उनका होता है, पूरा दिन लग जाता है। तब जाकर शाम के टाइम में बाबा बताते हैं कि अब तुम्हारे पास में, अब तुम्हारे शरीर के आसपास में वो आत्मा कभी नहीं भटकेगी। रक्षा कवच देते हैं, हाथों में कुछ बांधते हैं। कहते हैं कम से कम 3 महीना इन चीज़ों को कभी खोलना नहीं ना, अगर गुम हो जाए ना तो मेरे पास में आ जाना। ऐसा ही संजीव करते हैं। उनका दोस्त बहुत केयर करता है। दोनों दोस्त अब एक तरह से एक ही कमरे में आकर के रहने लगते हैं। संजीव का हालत ख़राब थी, सब कुछ देखने के बाद में अकेले रहना नहीं चाहते थे, तो संजीव अपने दोस्त के पास कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हीं के पास में रहने लगते हैं। और दोस्त उनका केयर भी करता था, फिर अपना ड्यूटी आना जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन 3 महीना बीतने के बाद में अब उनको वो प्रेतात्मा लड़की कभी भी उनके कमरे में नहीं आई, और उनको एहसास भी नहीं होता था। और दूसरी चीज़, जो सपना देखा करते थे कि सपने में कोई वही दोस्त आ गई है, उनके साथ हम बिस्तर हो रही है, सब कुछ बंद हो चुका था। और ना वो खुशबू का एहसास कभी हुआ था। आखिरकार अब लग गया था कि हाँ, उस प्रेतात्मा से अब उनको मुक्ति मिल चुकी है। और तब जा कर के वो दोनों लोग संतुष्ट होते हैं। अब ये संजीव इसके बाद अपने घर पहुंचते हैं। आप फिर अपने माता पिता से कहते हैं कि ठीक है, हमारी शादी आप तय कर दीजिए। 1 साल के अंदर या अंदर संजीव की शादी हो जाती है। लेकिन काम अब जो हरियाणा के शहर में करते थे ना, अब फिर वापस से बेंगलुरु पहुंच गए थे। वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आज भी काम करते हैं, उनकी पत्नी भी काम करती है, और दोनों लोग आराम से वहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, संजीव जी की दोस्त की भेजी हुई। ये कहानी आपको अब कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और उनका दोस्त का नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि ये हमारा नाम जाहिर ना हो, इसलिए मैं उनको दोस्त का नाम को कहीं पर जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।